इंडस डेल्टा इतना खूबसूरत इलाका था जिसमें पूरे साल के 10 महीने दरियाए सिंध का पानी बिना रोक टोक के चलता था। इसमें माहीगीरी के साथ साथ माल मवेशी और जो खेती बाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब जब हम बात कर रहे हैं लोअर इंडस डेल्टा की और उसमें उसके जो वेस्टर्न पार्ट है, उस डेल्टा की पोजीशन ऐसे बनती है कि जब इंडस अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके चलता है तो वो आके मैदानों में डिपॉजिट करता है। ऐसे समय में आपके लिए सबसे मुश्किल बात ये है कि आप अपने पोर्ट्स को स्टेबल कैसे रख सकें कि वो एक लंबे अरसे तक आपकी काम आता रहे। तो उस वजह से होता ये है कि आपके पोर्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ स्पेन पूरा करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पोर्ट टाउन्स हैं उनका ज़िक्र तारीख़ में मिलता है। ये जो फोर्ट्स हमें मिल रहे हैं, देयर आर रेजिडेंशियल फोर्ट्रेसेस एंड देयर आर ट्रेडिंग फोर्ट्रेसेस एंड प्लस सिक्योरिटी के लिए भी हैं। और ऑन दी वेरी वर्ज ऑफ वेस्ट वाज द रत्तोकोट। अब रत्तोकोट का नाम, रत्तोकोट जो है वो उसका डिस्क्रिप्टिव नाम है। ऐसी जगह जो लाल नज़र आए, ब्रिक का अपना एक कलर है, हमारे इलाके की जो ईंट बनती है वो सुर्ख होती है। रत्तोकोट कोई हिस्टोरिक नाम नहीं है और उसके नाम से आप उसकी कोई शनाख्त तय नहीं कर सकते कि ये किसने बनाया होगा। यहाँ पर आर्कियोलॉजी हमारी मदद करती है। उसकी दीवारें अभी तक मौजूद हैं। उसमें जो मतलब हमें पोट्री मिलती है या जो आसार मिलते हैं वो बहुत ही पुराना है। इट इज़ सासेनियन टाइम पीरियड पॉटरी से जो हमें पता चला, प्लस द आर्किटेक्चर ऑफ द फोर्ट्रेस टेल्स अस दैट इज़ वन ऑफ द फोर्ट्रेसेस ऑफ सासेनियन टाइम पीरियड जिसके इतने टावर्स थे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेतहाशा खुशी देती हैं या फिर कुछ अजीब फीलिंग देती हैं, पता नहीं क्यों। मैं पहली बार वहाँ गया तो हमारी कश्ती जा रही है और फिर अचानक फिर वो मैंग्रोव्स के जंगल, फिर वहाँ से मुड़े तो फिर दूसरे जंगल। उस सूरत में हम गए थे रत्तोकोट, मगर वहाँ मैं जब गया तो वो मुझे बड़ा पुरस्कार सा किला लगा। एक खौफ था, एक खौफ की कैफियत थी जो वहाँ मैंने महसूस की। भंभौर जो है वो क़दामत के लिहाज से बहुत ही कदीम इलाका और शहर है, क्योंकि यहाँ उसका ज़िक्र जो मिलता है शुरू का वो बारबारी खान के नाम से मिलता है। वो एक बहुत ही मशहूर इलाका था जहाँ पर दुनिया के जहाज़रानी होती थी, दुनिया के मतलब जहाज़ यहाँ आया करते थे और यहाँ से जाया करते थे। भंभौर इज़ अ वेरी यूनिक पोर्ट। यहाँ पर आपको देवनागरी स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं, यहाँ आपको चाइनीज़ पॉटरी भी मिली है, यहाँ आपको ब्लैक पॉटरी भी मिली हुई है। भंभौर इज़ अ काइंड ऑफ हब जो उस ज़माने में समरकंद से ट्रेड हो रही है या इंडियन ओशन के थ्रू जो भी ट्रेड हो रही है। इवन हमें ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यहाँ जो रोड मिले हैं
जो फाइंड आउट हैं उसमें रोमन पत्थर यूज़ हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कि जब आपको इतने एविडेंसेस किसी साइट से मिल रहे हैं, सो इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी साइट। थ्रू आउट अवर एक्सकेवेशन वी कैन नॉट से कि अच्छा ये वही दीबल है जो मोहम्मद बिन कासिम ने एक्सप्लोर किया था या ये वो दीबल नहीं है। हम हाँ या नहीं के हवाले से कुछ सॉलिड कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज दे आर फ्यू एविडेंसेस जो मैच करते हैं, फ्यू एविडेंसेस ऐसे हैं जो क्लैश करते हैं। बम्बोर की कहानी हमारे एक लोक दास्तान के साथ चलती है, सस्सी पुन्नू की कहानी है। उसमें इस शहर की तबाही को उन्होंने कहानी में पुन्नू के यहाँ से चले जाने और सस्सी के उसके पीछे जाने को ही उन्होंने इख्तिताम दिखा दिया कि उसके बाद फिर वो शहर जो है, सस्सी का शहर, फिर वो लुटिया गया। भंबोर से जुनूब में 6 मील दूर एक और जगह नज़र आ गई जिसमें आसार थे। उनमें एक्सटेंसिव सेटलमेंट्स थी, अर्बन आसार थे कि जनाब आपके पास एक फोर्ट्रेस है, आपके पास एक जामा मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है जिसमें आप 1000 से ज़्यादा नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और फिर वहाँ पर बहुत ही आला तरीके की कार्विंग की हुई कैलीग्राफी मिलती है, नॉटेड कूफ़ी, बहुत उम्दा तरीके से वो बनी हुई और अपने दौर की, अपने वक्त की 13वीं सदी की वो निशानदेही कर रही है। और उसके बाद वहाँ पर एक किल्न के आसार मिलते हैं, बड़ी किल्न है। इसका मतलब है कि वो आप वहाँ पर बड़े पैमाने पे ईंटें बना रहे होंगे, ज़रूफ़ बना रहे होंगे। उससे एक चीज़ पता चलती है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पे तामीरात हुई हैं। और हमें जाम जस्करन के गोठ की साइट से 13वीं सदी के बाद का मटेरियल नहीं मिल रहा। ये साइट बिल्कुल कवर हो जाती है पानी से तो 1-2 घंटे के बाद। तो इट टुक अस सम टाइम टू गो इनटू द डेप्थ कि ये क्या है। फॉर मैनी मंथ्स वी विजिटेड दैट साइट एंड वी सॉ कि जब वो सिल्ट पीछे जाती है तो दे वर आउटलाइन ऑफ फोर्ट्रेस और काइंड ऑफ अ फोर्ट्रेस। उस वक्त हमें कंफर्म नहीं था, तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर काम शुरू किया और that was very exciting because it was not in any of the historical sources. Even Ibn Battuta भी नहीं बता रहा कुछ। राणू कोट, वो कोट राणू अजमल उसका था। ये जो राणू कोट था ये दरिया के इलाके पर था, ज़रई इलाका भी था, समंदर भी करीब, समंदर के साथ और व्यापार के लिहाज से, अशा के लिहाज से आना जाना ये भी था, खुशकी का रास्ता, दरिया का रास्ता। इस वजह से बहुत ही एक अहम इलाका था, अहम कोट था। हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं उसमें लोक अदब है, उसमें मौजूद है। ये जो हमारी लोक कहानियाँ हैं, मैं कहता हूँ कि ये इसमें हमारी हिस्ट्री भी है, हमारी वो पुरानी सकाफ़त भी है, वो कल्चरल भी हैं, लेकिन मुआशी हिस्ट्री भी इसमें है। और राणू कोट जो है एक रियासत का ये आखिरी जो है ऐसा कोट था, उसमें बादशाह भी रहता था और एक तहफ़्फ़ुज़ का मतलब जहाँ पूरे इस धाराजा जो रियासत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। और ये राणो कोट के मुतल्लिक ये ज़िक्र चले हैं कि ये 18वीं सदी तक ज़ेरे इस्तेमाल रहा, जिन पर हमला कल्हड़ों के ज़माने में हुआ है। तो उसके बाद वो सेटलमेंट भी बिल्कुल ही तबाह हो गई है।
और उसके बाद जब दरिया ने थोड़ा सा और अपना रुख चेंज किया तो फिर जाकी बंदर वजूद में आया। पहले जो ये कश्तियाँ बादमान कश्तियाँ थी कुरंगी क्रीक से चलती थी, जब जाकी बंदर वजूद में आया तो ये कश्तियाँ शन क्रीक से जो चलने लगी, और ये बड़ा ज़बरदस्त दौर था इंडस डेल्टा का। उसको अभी जाकी बंदर भी कहते हैं, जूना शाह भी कहते हैं, जांकी बंदर भी कहते हैं, जाकी बंदर भी कहते हैं, लेकिन असल में लाहिरी बंदर है। लाहिरी बंदर, उसको लाड़ी बंदर भी कहते हैं, यानी सिंध के लाड़ का लायका जो है, ये पूरा लायका लाड़ है, उसका भी कहते हैं। Lahiri remained a port, primary port for 700 years. The modern Jaki port is basically just the non-submerged portion of Lahiri port. वहाँ पर हमेशा सल्तनत का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा। तो ये लाहरी बंदर का भी एरिया जो था वो मकामी चीफ्स जो थे, जैसे समा हैं, समों से पहले सुमरे थे, तो उनके हाथ में नहीं दिया गया। इसलिए हमें उनकी तरफ से, उनके लिहाज से, उनके शख्सियत और उनकी शनाख्त के हवाले से कोई मटेरियल वहाँ से रिपोर्ट नहीं हुआ। 16-17 सेंचुरी तक हमें टाइल्स के पैटर्न्स मिल रहे हैं, खूबसूरत हमाम हैं, और अंदर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बड़ा खूबसूरत है, ग्लेस टाइल्स मिल रहे थे, और पॉटरी भी बहुत खूबसूरत मिली है इधर से। समंदर बढ़ गया है, रतोकोट समंदर के पानी में घेरा हुआ है, लाहिरी बंदर समंदर के पानी में घेरा हुआ है, समंदर का पानी आ गया है, उसकी क्लाइमेट चेंज हो गई है, उसकी आबहवा चेंज हो गई है। आस्ता आस्ता जो पानी आना बंद हुआ, क्योंकि शुरुआत हुई पानी बंद होने से, जब पानी होना बंद हुआ तो फिर समंदर में डेल्टा को भी काटा, ज़मीनें भी बंजर हुई, माल मवेशी भी ख़त्म हुए और लोगों को हिजरत भी करना पड़ी। क्लाइमेट माइग्रेशन हुई, लोग मुस्तकिल पानी की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो पक्के किनारों पर शिफ्ट होना शुरू हुए। औरतों का हमने वो रोज़गार का सिर्फ नहीं खोया, हमने अपना कल्चर भी खोया है, और बहुत खूबसूरत कल्चर था हमारा माहीगीरी का, जो हमने अपना कल्चर भी वहाँ पर खोया है। लोग हमारे, जिस तरह बाबा बता रहे थे कि क्लाइमेट माइग्रेशन जब हुई तो किस तरीके से औरतें जो है वो एक गुरु की शक्ल में बैठ के वहाँ पर जो है वो सॉन्ग जो है वो एक दुख जो है वो एक गाने के ज़रिए अपना बताती थी कि किस तरीके से लोग हमारे जो हैं वो अपने आबाई अमाज गाएँ छोड़ के जा रहे हैं। मेला मडियूं माटियूं जिणियूं उन्हनि जूं गाटियूं छिड़कियो छेलन खेडियां मारू लॾे से दूर विया। समंदर राइज कर रहा है ना, बढ़ रहा है, तो उससे आसार कदीमा का जो यकीनन वो बिल्कुल वनिष्ठ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी सारी, क्योंकि जो हम अपने मादी को नहीं बचा सकते, अपने रिसोर्स को नहीं बचा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने गुज़रे ज़माने को नहीं बचा सकते, आप अपने रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करें तो फिर आप क्या करेंगे? ये बड़ा संजीदा सवाल है, उस पर किसी बड़े प्लेटफार्म पर इस पर बात होनी चाहिए। मारू विया सब मुल्क मटे जांगिन खां आया जटे काबू कयां जे कोटन में बाक़ी रहिया ॾींहड़ा बटे सरतियूं कीअं विसारियां वतन खे पीसारियां जेसी तां पइजियां अला मारू लॾे से दूर विया मालन जूं त हे पुठियूं मेयूं ॻोयूं ॿकरियूं सुठियूं रिढूं त असांजे राॼनि में सदा सुन पेयूं उठियूं।